ओके, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एचआरएम का सब्जेक्ट। आपके बीकॉम 6 सेमेस्टर में एचआरएम का ये जो सब्जेक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है ये बात करता है मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था काम कैसे करती है? वो काम करती है थ्रू डिफरेंट पर्सनल और डिफरेंट एम्प्लॉयज, डिफरेंट वर्कर्स। अगर कोई संस्था मार्केट में आज बहुत अच्छा कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके एम्प्लॉयज की ये निपुणता, डेडिकेशन और वर्क एथिक को दिखाता है। इस सब्जेक्ट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, हम ये सीखते हैं कि एक जो एचआर टीम होती है, मानव संसाधन की जो टीम होती है, वो किस तरह से अपनी संस्था के अनुसार लोगों का चयन करती है, उनकी ट्रेनिंग करती है, उनका प्रमोशन करती है, उनकी डेवलपमेंट करती है और हर व्यक्ति की क्वालिफिकेशन उसकी पोजीशन पे किस तरह से फिट बैठती है। तो एचआरएम का इतना ही मोटिव होता है, मगर ये बहुत ही दायित्व वाला काम है। ह्यूमन रिसोर्स का काम बहुत ही लाइबिलिटी वाला होता है फॉर वेरी सिंपल रीजंस कि अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपना काम सही से करके नहीं देगा तो ऐसे केसेस में पूरा फर्म सफर करेगा। एक गलत एम्प्लॉय की वजह से पूरा फर्म सफर कर सकता है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो कि है इंट्रोडक्शन। सो चैप्टर 1 है आपका, जिसका नाम ही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हर सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन के बारे में है। ये भी ह्यूमन रिसोर्स का इंट्रोडक्शन है। नाउ बिफोर वी डाइव डीप इनटू इट, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो ये किस बेसिस पे अपना निर्णय लेते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं क्या किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे बोला कि ह्यूमन रिसोर्स की जो टीम होती है उसका काम होता है सिलेक्शन का। हमारे पास जो एप्लीकेशन होता है, जो कंपनी का वैकेंसी की वांट, जैसे कहते हैं ना किसी चीज की वांट निकली है, किसी चीज की वैकेंसी की जब नोटिफिकेशन निकलती है तो उस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हमें कैंडिडेट की क्या एज चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड है तो किस फील्ड से ग्रेजुएट होना चाहिए। वो सारी चीजें हमें वैकेंसी के नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करवा दी जाती है। इवन इफ इन सारी चीजों के अलावा जाहिर है वही एप्लीकेंट्स आएंगे, मतलब जो लोग इस वैकेंसी को फिल करते हैं उनको हम कहते हैं एप्लीकेंट्स। तो जाहिर है वही एप्लीकेंट्स आएंगे जिन एप्लीकेंट्स का ये सारा क्वालिफिकेशन होगा, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो मैच करते होंगे। अब इसके बावजूद एचआर टीम को इंसान के कुछ इनेट वैल्यूज होते हैं, एक्वायर्ड वैल्यूज हो सकते हैं। दो व्यक्ति दोनों सेम लेवल के क्वालिफाइड हैं, पर उनका स्वभाव हो सकता है, एक व्यक्ति बहुत ही सेल्फिश हो सकता है, अपने उसको देखकर, उसका इंटरव्यू लेकर एचआर टीम ये बता सकती है कि ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने में असमर्थ है, ये हर चीज में अपना स्वार्थ पहले रखेगा फिर संस्था की ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। इसी के साथ एचआर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक बढ़ जाती है कि अगर किसी भी फर्म में टर्नओवर रेट ज्यादा है, ये एक नई चीज है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट का जिक्र मैंने बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी सब्जेक्ट में किया था। क्या होता है टर्नओवर रेट का मतलब? किसी भी संस्था के लिए बहुत अधिक टर्नओवर रेट होना खतरनाक होता है। खतरनाक होने का सेंस ये है कि उसकी, खतरनाक होने का सेंस ये है कि उस संस्था की स्टेबिलिटी
नहीं बन सकती है। स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, क्यों? क्योंकि टर्नओवर रेट का अर्थ होता है कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज जा रहे हैं। जिस संस्था में एम्प्लॉयज टिक कर काम करते हैं, ऐसी संस्था की टर्नओवर रेट कम होती है, स्टेबिलिटी होती है। मगर जिस संस्था में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हर 6 महीने पे नए लोग आ रहे हैं, हर 6 महीने पे लोग जा रहे हैं, ऐसी संस्थाओं का टर्नओवर रेट बहुत ही खराब होता है। और अगर टर्नओवर रेट बहुत अधिक है तो जाहिर है बिजनेस एकदम इनस्टेबल रहेगा। इनस्टेबल रहने का अर्थ ये है कि नए लोगों को आपको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनका बार बार डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको अच्छे खासे एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। बिकॉज जाहिर है आप ये सोच कर काम करोगे कि ये व्यक्ति हमारे साथ लग कर काम करेगा, बट देन होता क्या है, दे लीव द फर्म। इसमें आपकी ट्रेनिंग, आपकी डेवलपमेंट की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट हो जाती है। तो इसी के साथ हम बात कर रहे थे एचआरएम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जरा ध्यान से देखेंगे एचआरएम का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। दोनों डेफिनेशंस को देखेंगे, दोनों डेफिनेशंस को समझेंगे। हम एचआरएम में बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज पढ़ रहे हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एचआरएम इज कंसर्न विद पीपल डायमेंशन इन मैनेजमेंट सोर्स। ये सोर्स होना चाहिए था, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये ईव है, ये एवरी होना चाहिए। Management source, full stop. Every organization is made of people. हर संस्था लोगों से बनी है। Acquiring their services, developing their THEIR, their skills, motivating them to high level of performance and ensuring that they continue to maintain their commitment to the organization that are essential to achieving organizational objectives. This is true regardless of the type of organization, government, business, education, health, recreation, or social action. ह्यूमन रिसोर्स के कुछ कीवर्ड्स आप यहाँ देखें। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो एक बार हिंदी की भी डेफिनेशन को एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं। एचआरएम प्रबंधन में लोगों के आयाम से संबंधित है। आयाम का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कार्य क्षेत्र कितना हो सकता है, कोई व्यक्ति कितना डेवलप कर सकता है। अगर हम आयाम शब्द के बारे में और नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इसकी मतलब है लिमिट, हद, कितनी हद होती है किसी व्यक्ति की। कुछ लोग होते हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा करके देते हैं, उनका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, एकेडमिक्स में भी इंटरेस्ट है, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट में भी इंटरेस्ट है। दे आर गुड एट एवरीथिंग एंड दे आर गुड एट एवरीथिंग, नॉट जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही नहीं कोई हर चीज में निपुण होता है, बिकॉज चीजों को एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रेनिंग, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है, और दैट व्हाट मेक्स देम गुड फॉर देयर वेरियस फील्ड। अलग अलग फील्ड में वो कैसे बेहतरी से काम कर सकते हैं। तो आयाम का मतलब यहाँ पे लिमिट से है, हमारा कितना डायमेंशन होता है काम करने का, हम कितनी क्राइटेरिया को कवर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि संगठन लोगों से बना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, कोई भी संस्था अगर बहुत अच्छा कर रही है तो जाहिर है उसके लोगों की मेहनत है उस संस्था के अच्छे कर पाने में। उनकी सेवाएं प्राप्त करना, कौशल विकसित करना, उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना, और ये सुनिश्चित करना कि वे संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें, जारी रखें, संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ये सच है संगठन के प्रकार, सरकार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं सामाजिक कार्रवाई के बावजूद उस संस्था का किस तरह से काम करना है, ये उसके लोगों पर निर्भर करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में हमें कुछ चीज़ों की जानकारी बहुत समझ के चलनी है। जैसे हम अगर बात करते हैं जैसे हम अगर बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, बेसिकली अगर आपने सुना होगा देयर आर 5 M। 5 M काम करते हैं सब किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने में।
सबसे पहला होता है मटेरियल्स, दूसरा होता है मैन, तीसरा होता है मशीनरी, चौथा होता है मैनेजमेंट, और पांचवा होता है मनी। कई जगहों पे इसको 4M का भी कंसेप्ट बताया जाता है, मगर बेहतर है कि हम कुछ अधिक सीख के जाएं। 4M का अगर हम कंसेप्ट करेंगे तो इसमें मशीनरी हटा दी जाती है और यहाँ पे मटेरियल, मैन, मैनेजमेंट, मनी चार लिए जाते हैं। बट हम थोड़ा सा यहाँ पे अपने व्यू को कॉम्प्रहेंसिव करके चल रहे हैं और यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास 5M का कंसेप्ट होता है। अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो इसमें ये M और ये M इंडिविजुअली ह्यूमंस को ही बिलोंग कर रहा है। मैनेजमेंट में भी जो व्यक्ति बैठे हैं वो भी तो इंसान है, और मेन जो हमारे वर्कर लेवल पे काम कर रहे हैं, कह सकते हैं कि हमारा जो टॉप मोस्ट लेवल है जिसको हम एग्जीक्यूटिव लेवल भी कहते हैं, उस पे बैठे हुए हैं लोगों को हमने मैनेजमेंट कह दिया। और जो सबऑर्डिनेट लेवल और सुपरवाइजरी लेवल है, जो मैनेजरियल एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है, यानी जो लेवल 2 एंड द लेवल 3 ऑफ द कंपनी, थर्ड जो काम करके दे रहा है और सेकंड जो आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हमारे मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट किस तरह से हमारे मैनेजमेंट, अच्छा इवन मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी ज्यादातर हमारा स्टडी ह्यूमन बिहेवियर को ही लेके होता है कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से इम्पैक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, यू कैन से सक्सेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग डिफरेंट क्लास ऑफ ह्यूमंस, अलग अलग लोगों को साथ लाना, उनकी टीम बना के उनके थ्रू काम करवाना। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था जिसकी बड़ी डिटेल में हमने लगभग 10 मिनट बात की। अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सिग्निफिकेंस को भी हमने 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है। सबसे पहले प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस, व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका जो प्रोफेशन है उस फील्ड में क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, किस तरह से वो किसी भी व्यक्ति के साइकोलॉजी पे, किसी भी व्यक्ति के काम करने की स्पिरिट पे। जैसे कभी कभी क्या होता है, लोगों को ऑफिस का टाइम अगर 3:30 बजे खत्म हो रहा है तो वो 3:25 पे सब खत्म करके और बस काम खत्म होके भागने का वेट करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनके लिए शायद हमने वर्क कंडीशंस इतनी बेनिफिशियल प्रोवाइड कर दी है, या प्रॉबेबली ये भी हो सकता है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में उस एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव मिल रहा है, कोई वर्क टाइम कोई ओवर टाइम मिल रहा है उसके वर्क का। ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस यानी संस्थात्मक क्या क्या उसकी और अलग अलग मोटिव्स अचीव की जा रही हैं, और सोशल समाज को इससे क्या फायदा हो रहा है। जैसे हमने बात की थी जो बिजनेस एथिक्स के बारे में, जो बिजनेस एथिक्स का लेक्चर है, तो उसमें मैंने टाटा का एग्जाम्पल लिया था। टाटा रतन टाटा जी की जो फर्म है, तो उसमें मैंने जिक्र किया था उनके द्वारा सहारा अस्पताल खोला गया था। सहारा अस्पताल जो खोला गया था, उस अस्पताल हमारे देश का पहला प्राइवेट कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। समाज में हम अगर कुछ ऐसा करके देते हैं जिससे समाज का कल्याण हो रहा है और उससे हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट भी नहीं है, सहारा अस्पताल ना बनवाते तो रतन टाटा जी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा था। मगर एक ये धारणा होती है, एक ये मानसिकता होती है कि हम समाज से ही ले रहे हैं तो हम समाज को वापस करें, कुछ करके दें, इससे हमारी इमेज सुधरती है, ये बात की बात है। पहली चीज तो ये है कि हम अपने काम से हटकर, हम अपना मुनाफा ना देखते हुए कुछ करके दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें और बात करते हैं प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस या व्यवसायिक महत्व क्या होता है। महत्व लोगों को विकसित करने और उनकी क्षमताओं को प्रभावी रूप में उपयोग करने के लिए उचित वातावरण प्रदान करने में निहित है। ये इसके द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? एचआरएम के द्वारा। एक बेटर एचआरएम हमें प्रोवाइड कर सकता है, हमारी बिजनेस की जो प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस है उसको बढ़ाने में मदद कर सकता है। मेनली मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए हैं, जिन 4 पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आधारित किए जाएंगे, उन्हीं 4 पॉइंट्स का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे
और उन्हीं 4 पॉइंट्स के जरिए समझेंगे कि प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला है डेवलपिंग पीपल ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस टू मीट द चैलेंजेस ऑफ देयर जॉब्स, या फिर लोगों को उनकी नौकरियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर आधार पर विकसित करते रहना। हम अगर बात करते हैं किसी भी बिजनेस में, ट्रेनिंग जरूर की जाती है। आप कितने भी क्वालिफाइड हैं, आपने कितनी भी जगहों पे काम किया है, बस फर्क ये होता है कि जो एक फ्रेशर होता है उसकी ट्रेनिंग एक लंबी अवधि के लिए होता है, और जो व्यक्ति शायद कहीं पे काम करने के बाद ज्वाइन किया है उसकी ट्रेनिंग कम अवधि के लिए होती है। आइदर केसेस में ट्रेनिंग तो होती ही है। ट्रेनिंग क्यों की जाती है? प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग में सबसे पहले एम्प्लॉयज को जो सिखाया जाता है वो होता है उस कंपनी का वर्क एथिक। वर्क एथिक यानी कि कार्यशैली। किसी भी व्यक्ति की जो कार्यशैली होती है वो अगर संस्था के अनुसार नहीं है, किसी व्यक्ति को काम करने की आदत ही नहीं है। हमारे संस्था में काम होता है 8 घंटे। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारा एक एम्प्लॉय है कोई, वो जिस संस्था से आया है उस संस्था में उसको काम करने की आदत थी केवल 4 घंटे, तो वो समस्या फेस करेगी। ट्रेनिंग फेज में हमारी कोशिश रहती है सबसे पहले कि हम एम्प्लॉयज में वर्क एथिक को डेवलप करके दें। हम एम्प्लॉयज को ये समझा के दें कि यहाँ पे चीजें कैसी होती हैं, बदल के दें सारी चीजें, नई चीजें करके दें, तो वो कहलाती है कार्यशैली, वर्क एथिक। दूसरी जो चीज होती है यहाँ पे वो होती है इंसेंटिव। जो इंटर्न्स होते हैं, आप सब जानते होंगे, इंटर्न्स शब्द से वाकिफ होंगे। इंटर्नशिप क्या होता है? अगर आप में से कोई है जो आगे चल के एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको इंटर्नशिप के एक पीरियड से गुजरना पड़ेगा। आपके एमबीए या अगर आप बीबीए कर रहे हैं या अगर आप किसी बहुत बड़े कैंपस से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पढ़ाई के जो अंतिम सेमेस्टर्स में कंपनियां आती हैं, कैंपस से सेलेक्ट करके ले जाती हैं बच्चों को, और कई बार तो इंटर्नशिप हमारे कोर्स में ही होता है। इंटर्नशिप का मतलब है बच्चे में वो कॉरपोरेट माहौल को डेवलप करना, जिस कॉरपोरेट माहौल में वो कल को जाके काम करेगा, उसको समझना कि नियम कानून अनुशासन इनको फॉलो करने के लिए उसको मोटिवेट करना, ये इंटर्नशिप में सिखाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप इंटर्नशिप में बहुत बेहतर परफॉर्म करके दे देते हो तो आपका वहीं से डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो जाता है। दिस इज व्हाट इंटर्नशिप इज ऑल अबाउट। दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पे, मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ पर्सनल एट अ वर्क प्लेस। देखिए, वर्क एथिक की तो हमने बात कर ली, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं डिग्निटी की, अगर किसी संस्था में महिलाएं हैं और महिलाएं काम कर रही हैं, तो उस संस्था को एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी, एक लेवल ऑफ वर्क सेफ्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी और सेफ्टी केवल इस रेफरेंस में मैं बात नहीं कर रही हूँ कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसकी नौकरी कभी भी नहीं चली जाएगी। ये सिक्योरिटी और सेफ्टी की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपके संस्था में महिलाएं काम कर रही हैं तो उनकी गरिमा, उनके आत्मसम्मान को उतना ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करती हैं, जितने के लिए उनका, अगर नाइट शिफ्ट करना संभव नहीं है तो ऐसे में कंपनी को समझना होगा नियम कानून एक तरफ है, अगर किसी महिला के लिए नाइट शिफ्ट करना नहीं संभव है तो उसे नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में आप नहीं रख सकते। अगर आप रख रहे हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसके अलावा अगर किसी एम्प्लॉय को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप एक प्रिस्क्राइब्ड, एक रीजनेबल समय से ज्यादा की शिफ्ट उसकी अगर लगाए बैठे हो, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के मूल्य, मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं आप। अगर हमारे इंडिया में वर्क कल्चर 8 आवर्स का है, आपने लगातार 36 घंटे की शिफ्ट किसी की रख दी है, यू आर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग दैट ह्यूमन, यू आर बेसिकली यूजिंग इट रॉन्गली फॉर योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप नहीं कर पा रहे, यू आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग दैट रिसोर्स। और ऐसी संस्था में कोई भी व्यक्ति जुड़ के लग के काम नहीं कर सकता है। इसमें आगे बढ़ते हैं। ensuring to
recruit and retain personnel in the organization so that right people are available at right places. सबसे important यहाँ पे एक चीज है, ओ ओके, पहले भी प्रोफेशनल खत्म करना है हमें. प्रोवाइडिंग एनवायरमेंट, ये पी है. प्रोवाइडिंग एनवायरमेंट एंड इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग क्रिएटिविटी. कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी में आ रहा है, अगर जॉब में आ रहा है, तो सारे इंसेंटिव साइड है. सबसे पहला जो उसका इंसेंटिव होता है वो होता है उसका मॉनेटरी इंसेंटिव. मॉनेटरी इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो पैसे के रूप में उसको क्या इंसेंटिव प्रोवाइड हो रहा है. जनरली हम देखते हैं ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान इंसेंटिव मिलता है, और रिक्रूटमेंट होने के बाद जो इंसेंटिव मिलता है उसमें फर्क होता है, और होना भी चाहिए. ट्रेनिंग में हम आपको काम को सिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ हम आपको दे रहे हैं, कुछ आप हमें दे रहे हैं, तो एक म्यूचुअल कंसर्न से. मान लीजिए हो सकता है किसी कंपनी के इंटर्नशिप में उसके इंटर्न्स को 45,000 मिल रहा है. एक बार वो इंटर्न अपनी काबिलियत को प्रूव कर देता है तो यही 65,000 भी हो सकता है, और प्लस इसमें इंसेंटिव्स कमीशंस लगते जाएंगे, तो ऐड होते जाएंगे इसमें. आफ्टर दैट, प्रोवाइडिंग प्रॉपर फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. जैसा कि मैंने बात कही, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है उनको, सही वर्किंग कंडीशंस देनी है, लोगों की क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए भौतिक और सामाजिक वातावरण सही होना चाहिए. वर्किंग कंडीशन अच्छे होने चाहिए, एरिया अच्छा होना चाहिए, वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, सैनिटेशन का फैसिलिटी होना चाहिए, वेंटिलेशन सही होना चाहिए. एक नॉर्मल इंसान के काम करने के लिए जैसा वातावरण उचित है वो उसको देना पड़ेगा, तभी वो इंसान, तभी वो व्यक्ति, आपका एम्प्लॉय, कर्मचारी काम कर पाएगा. आगे बढ़ते हैं हम. जो हमारा दूसरे तरह का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं. प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने जो बात की, हमने व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी. हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी कि वो व्यक्ति जब एम्प्लॉय किया जाएगा कंपनी से, कंपनी में, तो वो क्या क्या चीजों को फुलफिल करने का प्रयास करेगा. ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस में हम बात करते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह से संस्था के लिए काम करेगा, और संस्था को उससे क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हासिल हो सकती हैं. सबसे पहला है, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा. मानव संसाधन प्रबंधन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के संसाधन के रूप में व्यक्तिगत संगठनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्रोफेशनल की बात कर ली हमने कि उस व्यक्ति को क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे. अब हम बात कर रहे हैं कि संस्था को उस व्यक्ति से क्या क्या एडवांटेजेस मिलने चाहिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए. सबसे पहली चीज लिखी है, बाय डेवलपिंग पर्सोनल to meet the demand of work effectively. यानी कि प्रभावी ढंग से अगर हमें कार्य को पूरा करना है, प्रभावी ढंग से अगर हमें डिमांड को मीट करना है, तो हमें कर्मियों को विकसित करना पड़ेगा. कई बार इंसान नौकरी से पहले कुछ और होता है, नौकरी के बाद वो बदल जाता है. आप ही की बात करें, आप अभी स्टडीज में हैं, आप में से काफी बच्चे, 75% बच्चे पूरी तरह से स्टडीज में फोकस्ड होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे. द थिंग ओवर हियर इज, अगर हम स्टडीज की बात करते हैं, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स अभी केवल स्टडीज पे फोकस कर रहे होंगे ना. जस्ट लिसन वेरी केयरफुली. अगर हम स्टडीज पे फोकस करते हैं ना, हम पढ़ाई करते हैं, मेरे साथ भी सीन ये था. व्हेन आई वाज स्टडीइंग, व्हेन आई क्वालिफाइड माय सीए इंटर, मैं एक अलग व्यक्ति थी. पढ़ाई लिखाई किताबें ही दुनिया थी. दुनियादारी का पता नहीं होता है आपको, किस तरह से आपको सोसाइटी में उठना है, किस तरह से आपको सोसाइटी में बैठना है. एक बार आप नौकरी में आ जाते हो, एक बार आप समाज में जाने लगते हो, रोज का अप डाउन होने लगता है, रोज की कम्यूटेशन होती है, अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो आप में संभ्रांतता आने लगती है. आप समझने लगते हो कि चीजों को कैसे मैनेज करना है. अगर आप बहुत गुस्से वाले, बहुत ही ताव वाले इंसान हो, आप किसी का सुन नहीं सकते, आप किसी का कहा कर नहीं सकते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है. अपनी बात को अग्रेशन नहीं, असर्शन के साथ रखना है, अपना स्टैंड भी लेना है, मगर हमें यहाँ पे दंगे फसाद भी नहीं करने हैं. एक वर्क कल्चर को फॉलो करना है.
समाज में किस तरह की भाषा उचित है ये आपको नौकरी समझाती है। समाज में किस तरह का बिहेवियर उचित है ये आपको नौकरी समझाती है। हम जो चीजें थी स्क्रीन पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, गाली गलौज मार धाड़, समाज उस तरह से काम नहीं करता है। ये सारी चीजें हमें नौकरी सिखाती है। बाहर आने जाने से एक बार नौकरी लग जाती है, उसके 1 साल के अंदर आपको ये चीज महसूस होती है कि आपका पर्सनालिटी तब जो था और जब आप ग्रेजुएशन में हैं, आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तब जो थे, बहुत भिन्न हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि ज्यादातर लोगों में ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये उनके इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, उनके बेटरमेंट के लिए होता है, परिपक्वता से सोचने के लिए, मेच्योरिटी से सोचने के लिए होता है। तो ये हर व्यक्ति पे ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा ही खूबसूरत प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज लिखी गई है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, उसका प्रभावी रूप से हम उपयोग कर पाते हैं और प्रेरित कर पाते हैं कार्य करने के लिए। नए नए एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण को बदलना, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि चीजों को देखने का दृष्टिकोण शायद आज से 5 साल पहले जो मेरा था, अब वैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोगों के बीच उठने बैठने लगते हैं। हमारा जीवन जो हम तक, हमारे माँ बाप और परिवार तक बस सीमित होता है, उसका दायरा बढ़ने लगता है। हम और एक्सेप्टेबल और टॉलरेंट हो जाते हैं। असहिष्णु होने से व्यक्ति किसी भी संस्था में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां जितने लोग हैं उनके उतने दृष्टिकोण होंगे। और अगर किसी का दृष्टिकोण हर समय आपको ऑफेंड कर रहा है, हर समय ऑफेंड कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप ऑफेंड हो जा रहे हो, तो दिक्कत समाज में नहीं है, दिक्कत आपके समाज में चीजों को देखने की नजरिए में है। उसमें सुधार लाने की जरूरत है। और वो सुधार बहुत ही सहजता से आ जाती है जब आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, घुलते मिलते हैं और एक लिमिट बनाकर मगर उनसे संपर्क साधते रहते हैं। और तीसरी बात जो यहाँ पे कही गई है, टू इंश्योर बाय इंश्योरिंग टू रिक्रूट एंड रिटेन पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द राइट पर्सन आर अवेलेबल एट द राइट टाइम राइट प्लेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही व्यक्ति सही जगह पे, सही समय पे, सही जगह पे। ये एग्जाम में पूछे जाने की भी चांसेस बहुत है। तो आप याद रखेंगे, राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस। तो ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य क्या क्या रहेंगे हमारे। सोशल सिग्निफिकेंस, सामाजिक महत्व। मानव संसाधन प्रबंधन का सामाजिक महत्व संगठन में कर्मियों की आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। क्योंकि ये कर्मी यानी कि एम्प्लॉयज समाज से आते हैं, इसलिए वो समाज के कल्याण में प्रभावी योगदान देते हैं। ये अक्सर कहा जाता है, खुश कार्यकर्ता न केवल कार्यस्थल बल्कि घर और समाज में भी खुश रहता है, जो समाज में एक सकारात्मक योगदान है। हमारा लाइफ, हमारी जो लाइफ होती है, एक बार जॉब में आने के बाद हम जो भी नौकरी कर रहे हैं और हम जहां भी कर रहे हैं, वो हमारे व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव डालती है, बहुत प्रभावशाली हो जाती है हमारे व्यक्तित्व पे निर्भर करने को। जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने एनवायरनमेंट से, आप खुश नहीं है अपने एनवायरनमेंट से, तो बड़ी जाहिर सी बात है ये आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी। क्योंकि आप 4 से 6 से 8 घंटे जो भी आप रोज जाते हो वहां, आप वहां पे रोज बैठ रहे हो, रोज सुन रहे हो, और अगर आपके मन में संतुष्टि नहीं है, हो सकता है आपके कार्यशैली को, कंपनी की कार्यशैली आपको संतुष्ट ना रख रही हो सकता है कंपनी आपको जो सैलरी दे रही है वो ना सही हो सकता है कंपनी की वर्किंग कंडीशन ना सही हो सकता है अलग अलग विचारधारा के लोग, आपको लग रहा है कि आपको गलत तरह से प्रभावित कर रहे हैं, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में व्यक्ति की पर्सनालिटी प्रभावित होने लगती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे समाज में काम कर रहा है जहाँ पे उसकी बातों को सुना जा रहा है, वो अपनी बातों को रखने में सक्षम है और नई नई चीजें वो देख रहा है, सीख रहा है, ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में लिखी थी ये बात कि हमारी जनरेशन और पिछली जनरेशन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पिछली जनरेशन स्टेबिलिटी ढूंढती थी, आज की जनरेशन ग्रोथ ढूंढती है। और ये काफी सत्य है, हमारे केस में, आपके केस में ये बहुत सही बात है।
हम स्टेबिलिटी का मतलब है, बस हमारे लिए स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता नहीं है, हमारे लिए स्टेबिलिटी का मतलब होता है कहीं रुक जाना। वर्क प्लेस पे स्टेबिलिटी शायद आज की जनरेशन को उतनी नहीं चाहिए जितना हमें ग्रोथ चाहिए, कि हम नई चीजों को सीखते रहें, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में काम कर रहे हैं जो कि डायनामिक है, जो कि हर समय बदल रही है, हर समय एक नई चीज आ रही है। अगर हम स्थिर हो जाएंगे तो हम आगे आने वाले समय के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि आगे आने वाला सही समय तो शायद एआई का है, शायद क्रिप्टो करेंसी का है, शायद बिटकॉइन का है, शायद हार्ड कैश का कंसेप्ट भी नहीं है। एक रुके पानी की तरह हम कंटामिनेट हो जाएंगे। तो आज के समय में स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल होना नहीं, स्टैग्नेंट होना हो गया है। और ग्रोथ, जो डायनामिक एनवायरनमेंट है किसी भी बिजनेस का, जो कॉन्स्टेंटली डेवलप करता रहता है, उससे मैटर करता है। तो सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम विच सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कैन बी डिराइव्ड, या फिर सबसे अधिक उत्पादक रोजगार प्रदान करना जिससे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, साइकोलॉजिकल। गीता के बारे में आप सब जानते हैं, भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं युद्ध में उतरने के लिए। जब अर्जुन के शस्त्र नहीं उठ रहे थे, वो देख रहे थे उनके सामने जो भी थे, उनके परिवार के, उनके मित्र, उनकी खुद के लोग थे उनके सामने, तो फिर कृष्ण भगवान ने एक उपदेश दिए थे। उपदेश देने से पहले कृष्ण जी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी शत्रु को रणनीति में हराने से पहले उसको मन नीति में हराना पड़ता है। रण भूमि में हराने से पहले मन भूमि में हराना पड़ता है। अगर मनोवैज्ञानिक रूप से कोई व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार कर ले तो उसको हराना बहुत ही आसान होता है। चाहे उसकी कितनी भी बड़ी सेना हो, कितने भी उसके जो हाथी घोड़े, जितने भी उसके सैनिक हो, कुछ भी हो, अगर एक राजा मन से हार चुका है तो उसकी लाखों की सेना नहीं टिक सकती है। द थिंग इज, हम मेंटल रूप में अगर कुछ विजुअलाइज कर लेते हैं, कुछ मान के चल लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा या ये हमसे हो जाएगा, वो चीज ऑलरेडी हमारे पास 50% ऑफ द मेंटल स्टेट में प्रभावित कर चुकी होती है। अगर हमें पता है कि हम ये युद्ध जीतेंगे, हमको पूरा विश्वास है कि हम ये युद्ध जीतेंगे, तो वहां पे हमने आधी जंग जीत ली है, हमें बस आधी और जीतनी है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अगर आपका एम्प्लॉय जिस एरिया में काम कर रहा है वो एरिया ही देख के बोल रहे कि ओ गॉड, इस एरिया में मैं काम कैसे करूंगी या इस एरिया में मैं काम कैसे करूंगा, वहीं पे उसका आधा मोटिवेशन खत्म, या यूं कहें वो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुका है। अब वो आएगा, 6 घंटे बस अपनी घड़ी देखेगा, करेगा काम, जैसे 6 घंटा पूरा हुआ काम खत्म। वो टारगेट मीट करने को काम करेगा, वो काम को एंजॉय नहीं करेगा। और ह्यूमन नेचर है, जिस चीज में हमारा मन नहीं लगता है उस चीज को हम लंबे अरसे तक साथ लेकर नहीं चल पाते हैं। जहां मन लग जाता है उसके साथ हमारा समय कैसे कट रहा है हमें नहीं पता लगता है, पर जहां मन नहीं लग रहा है, हम बस एक नौकरी कर रहे हैं, एक दफ्तर की नौकरी कर रहे हैं। तो मानसिक संतुष्टि बहुत जरूरी होती है। दूसरी बात कही गई है, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन जॉब्स एंड जॉब सीकर्स इन टर्म्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, यहाँ भी मिसिंग है जॉब रिक्वायरमेंट एंड जॉब सीकर्स एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड। कंपनी में नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो संतुष्ट है हमारी कार्यशैली से, एक जो अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, एक जो काम तो कर रहे हैं मगर वो टिकेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उनको जहां एक अच्छा मौका मिला, जहां एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो यूं भागेंगे। हो सकता है वो कल ही एप्लीकेशन डाल के आए हो, आज उनको कॉल आ गई और आपसे बोलो कि सर मैं सिक लीव पे जा रहा हूँ, मैं डे ऑफ पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो सिनेरियो दिया हुआ है यही लिखा है कि नौकरी पकड़ के रखने वाले कुछ लोग हैं जो संस्था में बने रहेंगे, आपको उनकी जानकारी है, और एक जो आते जाते रहेंगे, जो केवल संस्था में अपना समय गुजार रहे हैं या अपने संस्था में केवल वो जॉब को सीख कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है यूटिलाइजिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इफेक्टिवली एंड मैचिंग रिवॉर्ड्स फॉर कंट्रीब्यूशंस मेड बाय पीपल, यानी कि मानवीय क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है
और लोगों द्वारा किए गए योगदान के लिए सम्मान पुरस्कार देना है। इंसेंटिव कई तरह के होते हैं, मोटिवेशन भी कई तरह के होते हैं। हमारा मोटिवेशन अलग अलग तरीके का होता है। तो यहाँ पे मानवीय क्षमताएं, मोटिवेशन एक पैसे के फॉर्म में होता है, एक रिकग्निशन भी होता है। आप क्या रिकग्निशन दे रहे हो वो भी काफी हद तक निर्भर करता है। अवार्ड्स देना, पुरस्कार देना, वो सारी चीजें। और एलिमिनेटिंग वेस्टफुल ऑर्गेनाइजेशन, बेकार संगठनात्मक और व्यक्तिगत प्रभावों को खत्म करने का जो कार्य होता है। हमारे पास दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक होता है नॉर्मल वेस्ट, एक होता है एबनॉर्मल वेस्ट। नॉर्मल वेस्ट होगा प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान, इस वेस्ट का होना पूरी तरह से स्वाभाविक है, मगर एबनॉर्मल वेस्ट का होना स्वाभाविक नहीं है। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल वेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या क्या फंक्शंस हैं एचआरएम के। सबसे पहला है to establish contact and hold consultations with a view to maintain harmonious relations between factory management and worker। तीन चीजों की यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहला है फैक्ट्री, उसके बाद है मैनेजमेंट और फिर है वर्कर। यानी कि हमारे तीन चीजों में फैक्ट्री प्रबंधन, श्रमिक और मैनेजमेंट, फैक्ट्री कॉमा प्रबंधन और श्रमिकों के बीच हमको इंश्योर करना है कि किस तरह से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, इनके बीच में मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। दूसरी बात, फैक्ट्री मैनेजमेंट में वर्कर्स के ग्रीवेंसेस को नोटिस करना है। इसमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स को साथ लाते हैं और उनके पर्सनल गोल ऑर्गेनाइजेशनल के उनके पर्सनल गोल ऑर्गेनाइजेशनल के गोल के साथ भी मैच करने चाहिए। तीसरी बात कही गई है वेजेस। वेजेस यानी कि जो श्रमिक हम उनको दे रहे हैं, जो मेहनताना मजदूरी दे रहे हैं, वो उनको मानसिक रूप से संतुष्ट करना चाहिए। अगर नहीं संतुष्ट करता है तो उनको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो आगे उठ के अपनी मांगों को रख सके। आप डर का माहौल बना के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते। चौथी बात कही गई है टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेबर in order to help factory management to share and formulate labor policies। एम्प्लॉइज का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन काफी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के हर निर्णय, हर डिसीजन में होना चाहिए, हर निर्णय और हर डिसीजन में होना चाहिए। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अगर हमारे मैनेजमेंट को पार्टिसिपेशन नहीं दिया जा रहा है, लेबर्स को पार्टिसिपेशन नहीं दिया जा रहा है मैनेजमेंट में, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमारे कंपनी की हार्मनी जो है वो सफर करती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कोप ऑफ एचआरएम के बारे में। कार्यक्षेत्र क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसमें हमें 9 कवर करने हैं और मुझे आज के लेक्चर में ही आपको ये समझाना है, क्योंकि ये एचआरएम का पहला लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में मैं पहला चैप्टर खत्म करना चाहती हूँ। मेरी कोशिश रहती है 2 लेक्चर्स में मैं आपको एक चैप्टर खत्म करके दे सकूं, ताकि एग्जाम के आने से पहले आपका सिलेबस पूरा हो और आप हर चीज को कवर कर सके। सबसे पहला एनालाइजिंग जॉब इन एचआर प्लानिंग, नौकरी का विश्लेषण, एचआर की प्लानिंग। जब हम किसी व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं, उससे पहले हमें बता देना है उसको कितना करना है, कहाँ तक करना है, उसके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, उसकी सैलरी क्या रहेगी, इन सारी चीजों को हम उनको बता देते हैं। दूसरी चीज होती है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। 3 चीजें होती हैं। जितने भी लोग इंटरव्यू में आए, एप्लीकेंट्स आए, उनमें से हमने जिनको सेलेक्ट कर लिया वो रिक्रूटेड कहलाएंगे। रिक्रूट करने के बाद हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग कराने के बाद जिनको हमने नौकरी दे दी, उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको सेलेक्टेड कहलाते हैं। और प्लेसमेंट मतलब व्यक्ति को ये बताना कि तुम्हें कहाँ पे नौकरी करनी है, किस ब्रांच में नौकरी करनी है, किस पोजीशन पे नौकरी करनी है वो।
तीसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत डिटेल में बात की थी मैंने इसके बारे में इसी लेक्चर के शुरुआत में कि हमको ट्रेनिंग करनी है एम्प्लॉयज़ की, हमको ये बताना है एम्प्लॉयज़ को कि उनको किस तरह से काम करना है, किस तरह से उनका वर्क शेड्यूल रहेगा, क्या क्या चीज़ें उनको डिटरमाइन करनी, उनकी ट्रेनिंग करनी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, समय के साथ साथ वो काम में बेहतर होते जाएंगे, बेहतरी आती जाएगी, तो उनके परफॉर्मेंस में भी हमें एक बूस्ट दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉई ट्रांसफर सेपरेशन प्रमोशन, एम्प्लॉयज का कब ट्रांसफर करना है। एम्प्लॉय सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग टीम्स हम बनाते हैं, अलग अलग केसेस में कब किस टीम को उठा के कहाँ लगाना है, कब किस टीम के मेंबर को कहाँ से उठा के कहाँ ले जाना है, वो होता है टीम एम्प्लॉयज ट्रांसफर, उनका सेपरेशन, उनकी मैनेजमेंट करना। प्रमोशन करना, अगर कोई एम्प्लॉय काफी लंबे समय से किसी पोजीशन पे काम कर रहा है, वो कंपनी के लिए बहुत बेहतर कर रहा है, जाहिर है अगर कंपनी उसको कुछ नया नहीं देगी, कुछ इंसेंटिव नहीं देगी, तो उसका एक्सपीरियंस बड़ा महत्वपूर्ण है कंपनी के लिए। और अगर उसको कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा प्रमोशन के फॉर्म में, क्योंकि वो सैलरी वो काफी समय से पा रहा है, उसके बावजूद वो काम अच्छा कर रहा है, उसको पता है कि वो किसी और कंपनी को अगर ज्वाइन करेगा तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम बात करें, वेतन और वेतन प्रशासन, यानी कर्मचारी और उनकी नौकरियों के अनुसार उचित पारिश्रमिक वेतन और वेतन प्रशासन क्या होता है उसकी डिस्कशन करते हैं इधर। ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड एप्लीकेशन, अनुसंधान करना, अनुप्रयोग करना। मानव व्यवहार पे, ह्यूमन बिहेवियर पे पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और अगर पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स इसी पे डिपेंड हो रहा है तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा, मानव व्यवहार का कोई एक एक क्राइटेरिया नहीं बना सकते, एक विषय नहीं बना सकते कि ये हमारा मानव व्यवहार है और इसी तरह से मानव बिहेव करते हैं। अलग अलग मानव अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस में रहेगा डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप नहीं बता सकते हैं एक ही जैसे सिचुएशन में दो व्यक्ति जो शायद साथ पले बढ़े हों, साथ रहे हों, हो सकता है वो दोनों व्यक्ति उसी सिचुएशन में अलग तरह का बिहेवियर करें। हम एनिमल बिहेवियर कहीं तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मगर ह्यूमन बिहेवियर एक बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल विषय है। और क्योंकि ये इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एचआर का काम भी उतना क्रिटिकल हो जाता है। हेल्थ सेफ्टी एंड लेबर वेलफेयर, खैर हमारे देश में कई लेबर लॉज भी काम कर रहे हैं, और इन लेबर लॉज के काम करने का अर्थ ये है कि हमारे देश में अलग 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 लोगों की क्लास कैटेगरीज हैं, किसको कितना मेहनताना देना चाहिए, किस केस में किसकी क्या कंपनसेशन बनती है। हेल्थ और सेफ्टी की डिस्कशन हमने कर ली। आखिरी इस बात करते हैं हम अगर इस स्कोप में, इनोवेशन चेंजेस एंड री इंजीनियरिंग, नवाचार, परिवर्तन और पुनः इंजीनियरिंग। मानव संसाधन को अपने काम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होनी चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स और नॉलेज का, और जितने बदलाव आ रहे हैं संस्था में उनको कायदे से मैनेज करके चलना चाहिए। इसी के साथ हमारे इनोवेशंस, चेंजेस और री इंजीनियरिंग, मतलब संस्था को हर समय कुछ ना कुछ नया लाने का प्रयास करना चाहिए। सो विद दैट बीइंग सेड, ये आपका पहला लेक्चर था एचआरएम का। इसमें हमने बात की एचआरएम क्या होता है, एचआरएम किस तरह से काम करता है, एचआरएम का स्कोप क्या है, एचआरएम का फंक्शन क्या है। आगे आने वाले लेक्चर में हम एचआरएम के पहले चैप्टर को खत्म करेंगे, और हमारा एक और सब्जेक्ट बचा है जिसको मैं कुछ ही दिन में शुरू करूंगी। पूरा का पूरा बीकॉम 6 सेमेस्टर आपका मैं खत्म करके दूंगी आपके एग्जाम से पहले। सो स्टे ट्यून्ड, लेक्चर्स अटेंड करते रहिए, रिविजन करते रहिए, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।